स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर। और जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं कि भारतीय इतिहास के ये टॉपिक है और ये एनसीईआरटी कक्षा 12 की जो है पुस्तक से ली गई है और उसी पर आधारित है। एनसीईआरटी की 12 की इतिहास की 3 पुस्तकें हैं, जिसमें से भाग 1 को जो है अभी मैं भाग 1 पर मैं प्रकाश डाल रही हूँ और उसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए इसका दूसरा भाग जो है शुरू करते हैं और उसमें क्या मुख्य बातें हैं उस पर नज़र डालते हैं। पहला चैप्टर जो है 12 क्लास के पुस्तक 1 में जो है वो है हड़प्पा स्थल से संबंधित, सिंधु हड़प्पा स्थल से संबंधित। उसमें जो आपको मिलेगा पहला चैप्टर में मुख्य बातें आरंभिक स्थल से संबंधित है कि हड़प्पा पूर्व जो थी उससे पूर्व भी बस्तियां उपस्थित थी तो और उनकी पहचान कैसे की जाती थी। वे विशिष्ट प्रकार के मृदभांड का प्रयोग करते थे और उन्हीं के द्वारा जो है उस हड़प्पा पूर्व की बस्तियों का पहचान किया गया है। और वो बस्तियां हड़प्पा से पहले जो थी वो आम तौर पर कैसी होती थी, आमतौर पर छोटी होती थी। आमतौर पर वो कैसी होती थी, छोटी होती थी और कुछ स्थलों से त्याग दिए जाने के भी प्रमाण मिले। त्याग दिए जाने के मतलब कि वो लोग जो स्थल पर रहते थे और वह बहुत छोटी रूप में उन बस्तियों का प्रयोग करते थे, तो वो जब वहाँ से शिफ्ट करते थे, वहाँ से स्थानांतरित होते थे तो उनको जला देते थे और उसके बाद आगे बढ़ते थे। तो यही त्याग दिए जाने का उनका प्रमाण है उनकी बस्तियों का। और वहाँ पर जो है पशुओं के जो है मतलब जो है अस्थियां मिली हैं, हड्डियां मिले हैं और शिल्प की जो कि छोटे छोटे बर्तन और खिलौने जो मिले हैं हड़प्पा पहले के, तो उससे पता चलता है कि शिल्पकार भी उस समय भी उपस्थित थे। तो ये मुख्य बातें हैं हड़प्पा पूर्व के बस्तियों से या आरंभिक स्थल के से संबंधित, ये उसकी मुख्य बातें हैं। नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। हाँ, उनके जीवन निर्वाह के तरीके। अब ये जानना भी ज़रूरी है कि उनके जीवन निर्वाह जो है किस प्रकार से होती थी। पूर्व में स्थापित बस्तियों पर ही हड़प्पा संस्कृति का भी विकास हुआ है। जो पूर्व में स्थापित जो बस्तियां थी उन्हीं बस्तियों के ऊपर ही हड़प्पा संस्कृति का भी विकास हुआ है। हाँ, कुछ जगहों को उन लोगों ने त्याग दिया था, लेकिन कुछ जगह जो उनके सामरिक दृष्टि से संपन्न थी तो उन पर उन लोगों ने क्या किया, अपना स्थायित्व बनाए रखा और उन्हीं पर अपना क्रमवार विकास करते चले गए। तो हड़प्पा निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे, उनसे प्राप्त उत्पाद, जानवर एवं मछलियों पर अपने भोजन के लिए निर्भर थे। किस पर निर्भर थे? पेड़ पौधे पर। पेड़ पौधे के फसलों, अनाजों और फलों को प्रयोग करते थे। और जानवरों में जो छोटे छोटे जानवर जो थे, गिलहरी थे या फिर बकरी था, भेड़ था, इन सब का प्रयोग करते थे। और मछलियों का भी वो बहुत शौक़ रखते थे और उनको अपने भोजन में इस्तेमाल करते थे। तो ये जीवन निर्वाह का उनका तरीका था। आहार संबंधी आदतों पर किस प्रकार प्रकाश पड़ा है कि पूरा वनस्पति अध्ययन, उनके आहार संबंधी बातों का अध्ययन किसने किया? पूरा वनस्पति अध्ययन, अर्थात जिनको प्राचीन वनस्पति के अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त थी, वैसे विशेषज्ञों ने उनका अध्ययन किया और बताया कि वो किस प्रकार के भोजन का प्रयोग करते थे। उनमें मुख्य चीज़ें जो अनाज में थी वो गेहूँ था, जौ था, दाल, सफ़ेद चना, तिल और गुजरात से प्राप्त बाजरे। बाजरे जो है सिर्फ गुजरात से प्राप्त हुआ है, ये उनका मुख्य अनाज भोजन था। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसमें भी उनके जो है जीवन निर्वाह से संबंधित बातें हैं कि बहुत सारे जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई है जिनसे उनके खान पान के तरीकों का भी पता चलता है। जानवरों में भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर शामिल थे। हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या फिर अन्य अखेटक समुदाय जो और भी उनसे भी ज़्यादा जो है भीतरी जंगलों की ओर रहते थे, वो अखेटक समुदाय के थे, उनसे वो उन जानवरों का मांस प्राप्त करते थे। तो इस प्रकार वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। नेक्स्ट है कृषि प्रौद्योगिकी अथवा कृषि कार्य। किस प्रकार
वो कृषि कार्य करते थे। इस पर भी प्रकाश पड़ रहा है 12 की पुस्तक में कि कृषि प्रौद्योगिकी का मतलब है कि कृषि कार्य जो है वो किस प्रकार करते थे। चोलिस्तान के बारे में बता चुके हैं कि वो पाकिस्तान और थार के रेगिस्तान में सटे हुए जो इलाके थे उनको चोलिस्तान का नाम दिया गया है। कई स्थल बनावली से मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो जो हल्का जो छोटा छोटा प्रतिरूप या खिलौना मिला है उससे ज्ञात होता है कि कृषि कार्य में वो पूरा निपुण थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा में किस प्रकार का खेत मिला है? खेत जुता हुआ है और खेत में जो है 2 प्रकार के हल चले हुए हैं जो कि एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो जो है एक साथ क्या करते थे? 2 अलग अलग फसलों को उगाते थे। सुरतगोई में नहर के अवशेष मिले हैं जो कि पंजाब और सिंध में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, सुरतगोई में नहर के अवशेष मिले हैं लेकिन पंजाब और सिंध में देखने को नहीं मिलता है। अब ये नेक्स्ट है, धोलावीरा में जलाशयों का प्रयोग कृषि के लिए। धोलावीरा में क्या हुआ है? जलाशयों का प्रयोग, यानी बड़े बड़े तालाब के रूप में जलाशय मिले जिनमें वो जल का संग्रह करते थे और जिनका प्रयोग वो कृषि कार्य के लिए करते थे। इसके साक्ष्य धोलावीरा में प्राप्त हुए हैं। और सुरतगोई में नहर, ऐसा नहीं है कि उन्होंने और नहर का निर्माण नहीं किया होगा, लेकिन बाद में क्या हुआ होगा कि वो नहर जिनका उन्होंने निर्माण किया होगा वो मट्टियों से, गादों से भर गए होंगे, इसलिए सिर्फ जो है सुरतगोई में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और क्या है? आटा पीसने के चक्की का प्रयोग किया गया। आटा पीसने के चक्की का प्रयोग किया गया है। अब उनकी लिपि से संबंधित जो बातें सामने आती है वो इस प्रकार है कि हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा हुआ मिलता है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। उनका जो मोहर जो है, जो सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उस पे जो है कुछ संक्षिप्त बातें लिखी गई हैं। क्या है? एक संक्षिप्त बातें लिखी गई जो संभवतः क्या होगा? या तो किसी व्यक्ति का पद का नाम होगा या उनसे संबंधित, उन सिक्कों से संबंधित जो उसके मालिक होंगे उनका नाम होगा। ये उनके लिपि की विशेषता थी। सबसे लंबा अभिलेख जो मिला है वो 26 चिन्ह का। कितने चिन्ह का है? 26 चिन्ह का है। और कलकौन की संख्या 300, मतलब कि वो जो पूरा के पूरा उनका जो सांकेतिक अक्षर थे उनकी संख्या कितनी? 375 से 400 के बीच है, जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये लिपि क्या है? दाई से बाई ओर लिखी जाती थी और दाएं और चौड़ा अंतराल रहता था, यानी कि उनके अंत में यहाँ पर कुछ मिस्टेक है लिखा हुआ मोरो, तो उनके अंत में दाईं ओर चौड़ा अंतराल रहता था। दाईं ओर चौड़ा और बाईं ओर संकरा रहता था। ये उनकी लिपि की विशेषता थी। उनकी लिपियाँ जो है किस पर प्राप्त हुई है? मोहरों पे प्राप्त हुई है, तांबे के औजार पर प्राप्त हुई है और उनका जो मिट्टी का जो मर्तबान है, वर्तमान नहीं है, मर्तबान मतलब कि बर्तन जो होता था उसमें है। लघु पट्टिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। लघु पट्टिकाएँ में कुछ कुछ उनका मोहर का जो है प्राप्ति हुआ है। और उन्होंने जो आभूषण का प्रयोग किया है या अस्थियों की छड़ें जो बनाई थी उन पर भी उनकी लिपियाँ प्राप्त हुई हैं। तो ये उनकी जो लिपि है एक तरह से जब दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी तो इसे इतिहासकारों ने ब्रुस्तोफेदन लिपि के रूप में माना है कि शायद वो ब्रुस्तोफेदन लिपि ही हो, क्योंकि ब्रुस्तोफेदन लिपि जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो आज की वीडियो जो है छोटी ज़रूर है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि छोटे बनाने का कारण है ताकि आपको ज़्यादा के बोरियत फील ना हो और अपनी रेगुलरिटी आप बनाए रखें और वीडियो को देखकर अपने नॉलेज को बढ़ा सकें। तो अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे मशवरों से कमेंट में अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।